मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा सेकंड पार्ट है किसका, पॉलिटी का। पार्ट नंबर 2 है हमारी पॉलिटी की क्लास की। मेक श्योर आपने पार्ट 1 कम्प्लीटली देख लिया हो, ठीक है। पार्ट 1 में जो भी चीज़ें आपकी बची हुई थी वो हम आज पार्ट 2 में कवर करेंगे। और साथ ही मैंने आपको ये भी बोला था कि पार्ट 1 की जितनी भी चीज़ें हमने की हैं, अगर वो आपको डिटेल में पढ़नी है तो इंडियन पॉलिटी नाम से, ठीक है, क्या है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर ही। वहाँ से आप उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे, और डीपीएसपी पढ़ा था, और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी थी, ठीक है। और हमने प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा जाना था, आपके एग्ज़ाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें हमने कवर की थी, हमने प्रेसिडेंट को पढ़ा था। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप किससे पढ़ सकते हैं, तो आप वेकअप एकेडमी पे चैनल पर ही इंडियन पॉलिटी के नेम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आज हम अपना शुरू करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 लेने से पहले पार्ट 1 आपने देख लिया हो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको इसमें रिलेट करने को मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पहले से पता होंगी चीज़ें एक लाइन से, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो हमारी आज की लिस्ट क्या है कि हमें क्या क्या आज कवर करना है, तो देखो, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं जो हमको आज की क्लास में कवर करने हैं। जिसमें नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे वॉइस प्रेसिडेंट को, फिर हम पढ़ेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा को, फिर हमारा कैग आएगा, फिर हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूपीएससी, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, शेड्यूल्स और पंचायती राज सिस्टम। इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ उतना ही हमको कवर करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ये चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम की नीड नहीं है, किसकी, एफ कैट की, ठीक है। तो जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। शुरू करते हैं किससे, वॉइस प्रेसिडेंट से। तो प्लीज़ आप भी अपनी नोटबुक निकाल लो, और जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि जो चीज़ें मैं बोलती चल रही हूँ उनको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अब लॉन्ग स्टेटमेंट में भी 4 स्टेटमेंट आपको दे करके बोल देता है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो फर्स्ट चीज़, वॉइस प्रेसिडेंट हमारे किस आर्टिकल में आते हैं, तो इनका आर्टिकल कौन सा है, 63 है। ज़रूरत नहीं है आपको ध्यान रखने की, लेकिन फिर भी सुन लो बस। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इनको सेकंड सिटीज़न ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। सेकंड सिटीज़न ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, इसको नोट डाउन कर लेना। थर्ड चीज़ होती है कि इनका टेन्योर कितना होता है, तो इनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, मीन्स इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल के टेन्योर के लिए ये अपॉइंट होते हैं। उसके बाद अगर इनको अपना ऑफिस रिज़ाइन करना है, ठीक है, ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ उनको एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा, आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में, ठीक है। इनको अगर अपने ऑफिस से रिज़ाइन करना है तो ये किसी भी टाइम रिज़ाइन कर सकते हैं, एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन टू किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगर मान लीजिए इनको अपने ऑफिस से रिज़ाइन करना है किसी भी रीज़न से, तो ये रिज़ाइन कर सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को जा कर के सीधे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इनको इनकी सीट से हटाना है, ठीक है, इनको डिस्क्वालीफाई करना है इनकी सीट से, इनको किसी भी रीज़न से रिमूव करना है, तो इनके रिमूवल का प्रोसेस कौन शुरू करेगा। अगर ये खुद से अपने हट रहे हैं, ठीक है, खुद से हट रहे हैं, तो ये एड्रेसिंग कर देंगे अपना रेजिग्नेशन किसको, प्रेसिडेंट को। लेकिन अगर ये खुद से नहीं हट रहे हैं, इनको हटाना है, इनकी चेयर से इनको हटाना है, तो इनको हटाने की स्टार्टिंग कौन करती है, तो राज्यसभा जो हमारा हाउस होता है, राज्यसभा क्या करता है, तो इनिशिएट करता है, ठीक है। मतलब जब भी कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को उनकी चेयर से हटाना होगा, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, राज्यसभा से होगी। क्यों, तो ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये देखो, ठीक है, राज्यसभा से होगी। और क्या होगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बिल पास करेगी राज्यसभा, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से।
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस वन। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से राज्यसभा जो होती है वो बिल को पास करेगी, फिर लोकसभा को एग्री करना होगा, तब क्या होगा कि ये अपनी चेयर से हटेंगे। इनको इनकी चेयर से हटाने के 14 डेज पहले इनको नोटिस दिया जाएगा। सेम ऐसा ही किसके साथ होता है? तो प्रेसिडेंट के साथ। तो 14 डेज का क्या होता है? तो इनको नोटिस दिया जाता है। अब देखो कि राज्यसभा स्टार्टिंग क्यों करती है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को उनकी चेयर से हटाना है तो राज्यसभा ही क्यों स्टार्टिंग करेगी? क्योंकि जैसे लोकसभा होती है वैसे ही हमारी राज्यसभा होती है। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? तो लोकसभा को कहा जाता है क्या? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना कि इनको शपथ कौन दिलाते हैं। मीन्स जो जब ये अपने ऑफिस में एंटर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो इनको ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है? ठीक है, शपथ जो लेते हैं ना, ओथ या फिर क्या अफर्मेशन, कि मैं जो भी काम करूँगा अच्छे से करूँगा ये सभी, तो ये कौन दिलाता है? तो ये प्रेसिडेंट दिलाएंगे। और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट जिसको भी अपॉइंट करेंगे इस काम के लिए वो करेगा ये काम। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग ये है कि हाँ, राज्यसभा से ही स्टार्टिंग क्यों होती है इनको इनकी चेयर से हटाने की? तो देखो ऐसा क्यों किया जाता है। एक हमारा हाउस होता है कौन सा? तो एक हाउस होता है हमारा लोकसभा, ठीक है, और एक हाउस होता है हमारा कौन सा? राज्यसभा। पहला पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा को हम बोलते क्या हैं और राज्यसभा को हम बोलते क्या हैं। अगर बात की जाएगी लोअर हाउस, लोअर हाउस, तो लोअर हाउस हम किसे बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। और अपर हाउस किसे बोलते हैं? अपर हाउस हम बोलते हैं राज्यसभा को। लोकसभा किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 80 में। ठीक है, और लोकसभा को क्या बोलते हैं? फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं। फर्स्ट चैम्बर, या फिर हम बोलते हैं पॉपुलर हाउस। ये सभी सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चन से स्टैटिक एकदम पीवाईक्यूज टाइप, तो इनको तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ एफकैट के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेंगी। और एग्ज़ाम तो छोड़ ही दीजिए, आपको भी इन चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या होता है? इसको सेकंड चैम्बर बोलते हैं राज्यसभा को। और इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं। हाउस ऑफ एल्डर्स। अब सिंपल सी बात ये है कि इतना समझ लो कि जो लोकसभा होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती, मीन्स लोकसभा के अंदर होता कौन है? तो लोकसभा के अंदर वो पर्सन्स होते हैं जिनको सिटीजन्स ऑफ इंडिया इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक, अरे मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट किसे करेंगे? रिप्रेजेंट पीपल ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा मनी बिल जब भी आता है तो सबसे पहले किस हाउस में आता है? तो लोकसभा। और सारी पावर किसकी होती है? लोकसभा की। क्योंकि मनी किसका है? जनता का ही तो है ना, हम सबका पैसा है जो घूम फिर के हम तक आता है और हमसे जाता है। तो हमने किस में? लोकसभा के अंदर लोगों को इलेक्ट करके भेजा है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ होगी? लोकसभा में होती, क्योंकि ये पीपल ऑफ इंडिया का हाउस होता है, जनता का सीधे होता है। ठीक है, और वहीं राज्यसभा क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? तो राज्यसभा होती है, ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को और यूटीज़ को। ठीक है,
जो हमारी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया की, उसको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आपने लिख लिए। आगे बढ़ेंगे, इसी में पॉइंट्स लिखिएगा लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, इनके बस आप पॉइंट्स लिखिए इस तरह से। लोकसभा, तो लोकसभा का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है स्पीकर ऑफ इंडिया। जो हेड होगा किसका, लोकसभा का, उसे हम कहते हैं स्पीकर ऑफ इंडिया। ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये होते हैं हमारे कौन, स्पीकर ऑफ इंडिया। वहीं पर राज्यसभा का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, ये कौन होते हैं, तो यही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब कि लोकसभा के अंदर तो जो स्पीकर होगा वो बनाया जाएगा, लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे जितने, उनमें से किसी एक को हेड ऑफ लोकसभा मींस स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन जो राज्यसभा होती है हमारी, राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो खुद हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट मींस उपराष्ट्रपति। इसीलिए जब भी वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो उसकी स्टार्टिंग किस हाउस से होती है, तो राज्यसभा से होती है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है अगर वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आएगा कि इनके रिमूवल का प्रोसेस जो होता है वो किस हाउस से शुरू होता है, तो वो शुरू होता है राज्यसभा से। ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोकसभा के लिए मेंबर्स कितनी होती है, मतलब सीट्स कितनी होती है टोटल, तो 550 होती हैं। ठीक है, और ये सारी कैसी होती हैं, ये सारी ही हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं, मींस इलेक्ट होकर के आते हैं। अभी मैंने बात की थी इस बारे में। ये सारे कैसे होंगे हमारे, तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें से डिवीज़न होता है दो तरह का, देख लो क्या होता है। एक तरफ होते हैं हमारे 530 और एक तरफ होते हैं हमारे 20। अब ये 530 और 20 क्या है, तो हमारे यहाँ स्टेट्स भी हैं और यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं। स्टेट मीन्स हमारे राज्य हो गए और यूनियन टेरिटरीज़ मीन्स हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो जो स्टेट से इलेक्ट होकर आएंगे वो है 530 और जो यूटी से आएंगे वो है 20। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन मेंबर सारे ही कैसे हैं, इलेक्टेड है। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसमें कितने होते हैं, तो 250 सीट्स होती हैं। किसमें, राज्यसभा में कितनी होंगी, 250 होंगी। लेकिन इसमें कौन कौन होते हैं, तो इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। और ये चीज़ भी मैंने आपको बताई हुई है पहले वाले पार्ट में, जब हम बात कर रहे थे किसकी, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इसके बारे में। ठीक है, तो इन 250 का 238 कैसे होते हैं, तो ये 238 होते हैं हमारे इलेक्टेड, जिसमें हमारे स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होकर के आते हैं। लेकिन जो बचे हुए 12 होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है। ये जो होते हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट इनको क्या करता है, नॉमिनेट करता है। मींस जिनको स्पेशल अचीवमेंट होती, स्पेशल नॉलेज होता है आर्ट का, कल्चर का, लिटरेचर का, साइंस का, ऐसे लोगों को 12, ठीक है, इनका क्या होता है, प्रेसिडेंट इनको क्या करता है, नॉमिनेट करता है। मींस इनका चुनाव नहीं होता है, ये बस प्रेसिडेंट के कहने से शामिल होते हैं। लेकिन ऐसे ही कोई भी नहीं जिनको स्पेशल फील्ड में स्पेशल नॉलेज होता है। तो ये होते हैं 12 हमारे। अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर, लोकसभा, तो फिर ये आप पता चल गया ना कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो डायरेक्ट इलेक्टेड हुआ ये हमारा, डायरेक्ट इलेक्टेड हो गया, और ये इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई ना। अच्छा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, क्या आपको पता है, लोकसभा का अगर आप मेंबर बन रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स।
25 साल। और राज्यसभा का बन रहे हैं तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, 30 साल। अब 25 और 30 ऐसे मत लिख लेना, भूल जाओगे, तो पूरा बाकायदा लिखना। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम तो इसमें नहीं है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, इस तरह से डाल करके लिख लेना। नेक्स्ट, इनका जो टेन्योर होता है लोकसभा के मेंबर्स का कितना होता है, तो लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनका टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, 5 साल का। मीन्स 5 साल के बाद से ये इलेक्शंस के लिए दोबारा से री इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, दोबारा से भी री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। मीन्स जैसे कि आप एक बार लोकसभा के मेंबर हो तो ऐसा नहीं है कि आपका जब टेन्योर 5 साल का पूरा हो गया फिर आप दोबारा नहीं खड़े हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, एलिजिबिलिटी होती है। और राज्यसभा में क्या होता है, वैसे तो राज्यसभा का कोई भी टेन्योर नहीं होता है, लेकिन एक जनरल वे में अगर ऑप्शन आपको 6 ईयर मिलता है तो हम 6 पर टिक करते हैं कि ये जो होते हैं लॉटरी सिस्टम से इनका स्टार्टिंग, लेकिन छोड़ो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1/3 मेंबर्स जो होते हैं इसके एवरी ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है, 1/3 मेंबर एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होते हैं, सेकेंड ईयर, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो इसी में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत चीज़ें भी कवर करनी है। तो 1/3 मेंबर जो होते हैं वो इसके एवरी सेकेंड ईयर रिटायर होते हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो शैल बी 6 ईयर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इतनी बात तो हो गई लोकसभा और राज्यसभा की, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। बात हम कर रहे थे किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की। बीच में ही हमने इसको ले लिया था क्योंकि राज्यसभा बीच में आ गया था। तो वाइस प्रेसिडेंट में दो चीज़ें और देख लीजिए, क्या कि वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशंस क्या होती है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन तो सबने ही छोटे पर से पढ़ी होंगी, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम होगा तो आपने पढ़ा होगा कि बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीट 35 ईयर्स ऑफ एज। और हिंदी मीडियम होंगे तो पढ़ा होगा भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। तो देखो क्वालिफ़िकेशंस बस एक बार वाइस प्रेसिडेंट की इसलिए इम्पॉर्टेंट हो रही हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होगा, ये सभी को पता है, ये तो सभी के लिए है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एज कितनी कंप्लीट किया हो, ठीक है, तो एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसके लिए, ये ध्यान रखना कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसलिए इसको लिखवा रहे हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन सब आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि पागल या दिवालिया ना हो या भारत का नागरिक हो, बताओ कौन सा नहीं होगा। तो इसलिए लिख लो कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मीन्स राज्यसभा के सदस्य के रूप में उसने इलेक्शंस को क्वालिफाई किया हो। कोई भी ऑफिस जो प्रॉफिट का होता है, मीन्स किसी भी गवर्नमेंट पद पर अभी अपॉइंटेड ना हो, मीन्स ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर किसके, यूनियन गवर्नमेंट के, मतलब राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के। अरे अच्छा, इसको लिखो मत, इसको बस इतना समझो कि हाँ उसने किसी भी जॉब पर या किसी भी प्रॉफिट के ऑफिस पर या किसी भी जॉब पर अपॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही वो राज्य सरकार के अंदर, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही किसी लोकल अथॉरिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इतना हो गया किसके बारे में, आपके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारी, तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा राज्यसभा हो गया, कैग पर आते हैं। तो नेक्स्ट आपके हैं कैग। कैग कौन होते हैं, तो ये होते हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोलर एंड
ऑडिटर जनरल। इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये होते क्या हैं इसको थोड़ा सा समझ लो तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी और भूलोगे नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जिनको नहीं समझ में आया वो बस ये सुन लो कि इनको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब एक सेकंड समझना, क्या कि इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, तो दैट इज कैग होते हैं हमारे। अच्छा, इनका काम क्या होता है, इतना मैं लिखवाऊंगी उससे पहले ये समझ लो इनका काम क्या होता है। तो ये होते हैं क्या, हम सभी लोग हैं, ठीक है, ये पीपल ऑफ इंडिया है, हम सभी लोग हैं। हम क्या देते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, क्या हम पे करते हैं टैक्स, सभी पे करते हैं, ठीक है, जो भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे ऑब्वियसली। तो ये गवर्नमेंट हो गई, तो हम सरकार को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। ये टैक्स जो होता है सरकार के लिए क्या बन जाता है, पैसा बन जाता है, मनी हुआ ना। अब इस मनी का जो सरकार के पास पहुंच गया है, किससे, पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों से टैक्स जो सरकार के पास धन के रूप में मनी के फॉर्म में कलेक्ट हो गया है, इस मनी का कहीं पर भी रॉन्ग, ये क्या हो गया, इस मनी का कहीं पर भी रॉन्ग यूज़ ना हो सके, ठीक है, रॉन्ग यूज़ ना हो सके, सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं बस कि इस मनी का कहीं पर भी रॉन्ग यूज़ ना हो सके। और ये मनी, ये जो पैसा है, इसको कब, कहाँ, कितना, किस जगह पर खर्च होगा, इन सब का हिसाब कौन रखता है, तो इन सब का हिसाब रखता है कैग। तो हुआ ना कि जो हमारा गार्जियन हुआ पब्लिक के पर्स का, हमारे जिस पर्स में पैसे होते हैं तो उस पैसे का गार्जियन कौन हो गया एक तरह से, तो ये कैग हो गए। समझ में आ गया कि हमारा जो टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास मनी जाता है, उस मनी का कहीं पर भी रॉन्ग यूज़ ना हो, और वो मनी कब, कहाँ पर, कितना, कैसे खर्च हुआ है, होगा, इन सब का हिसाब किताब रखने वाला पर्सन कौन होता है, कैग होता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना कि कहाँ रखता है वो हिसाब, और उसको तो पावर ही नहीं है ऑडिट करने की, ये वो। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कमियां हैं, वो अलग चीज़ है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो पॉइंट आपने लिखा है क्या, कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो ये किसे बोलते हैं, कैग को बोलते हैं, ठीक है। कैग किस आर्टिकल में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, तो इसका आर्टिकल होता है 148, कैग का आर्टिकल होता है। सेकेंड चीज़ जो होती है कि कैग के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है, उसको उसके ऑफिस को कितने टाइम तक वो होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ये जो दो चीज़ें मैं लिखने वाली हूँ, कि कैग जो होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये होल्ड कर सकता है अपने ऑफिस को 6 ईयर के लिए। मीन्स अगर आपको कैग अपॉइंट किया गया है, उसके लिए आपको यूपीएससी आईएएस पीसीएस क्लियर करना होगा, ठीक है। अगर आपको कैग अपॉइंट किया गया है तो आप कितने साल तक एज अ कैग वर्क कर सकते हो, तो ये होता है हमारा 6 ईयर्स, या फिर क्या 65 एज। समझना इस चीज़ को, 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर, मतलब इन दोनों चीज़ों में से विच वन, जो भी पहले होगा। अगर आप कैग अपॉइंट किए गए हैं तब आपकी एज कितनी है, 62 की है। जब आप कैग अपॉइंट किए गए हैं तब आपकी एज 62 की है, तो क्या है, 62, 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, और इस जगह पर 65 जब आप हो गए तो आप देखो आपके 6 ईयर तो कंप्लीट हुए नहीं है, 1 2 3 ही ईयर हुए हैं, लेकिन आपकी एज तो हो गई 65। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाएगी तब तक आप एज अ कैग वर्क कर सकते हैं। तो 62 पे अगर आप अपॉइंट हुए हैं तो 65 पर आपको कैग की पोजीशन को खाली करना होगा, तब आपका ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। वहीं पर अगर आप क्या है, आप 55 की एज पर कैग अपॉइंट हुए हैं
तो 55 से 56, 57, 58, 9, 60 और 61, तो ये आपके 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ये पहले करना होगा, तो ये नहीं अप्लाई होगा, ठीक है, जो भी आपका पहले होगा। ये दोनों पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और सिर्फ कैग के लिए नहीं, अभी आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी ये इंपॉर्टेंट बनेंगे और आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो कैग के लिए क्या है, 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, जो भी चीज़ पहले होगी तब तक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कैग के बारे में, तो कैग के बारे में और ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ये और ध्यान रखिएगा कि किसी भी टाइम पर रिज़ाइन कर सकता है, ही कैन रिज़ाइन एनी टाइम, ठीक है। जब भी उसको नहीं सही लग रहा है, ही कैन रिज़ाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग किसको, अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा। तो इसका एक तरीका ये हो गया कि अपनी सीट से कैसे हटता है, तो रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। उसके अलावा ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पर, लेकिन लेकिन क्या है इसमें, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, ही कैन रिमूव्ड, ही लगा लो, ही कैन रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर। लेकिन कैसे, इसको ऐसे इतनी आसानी से नहीं हटा सकते, इसको हटाने का प्रोसेस कैसा होगा, सेम किसकी तरह, एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब प्रोसेस क्या होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाने का, ये आपके लिए यहाँ पर भी नहीं काम का है, और जहाँ हम सुप्रीम कोर्ट अभी पढ़ेंगे वहाँ पर भी नहीं काम का, क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाएगा प्रोसेस क्या होता है। बस हाँ, ये पूछा जाता है पॉइंट कि ये कैसे हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको प्रेसिडेंट का जब भी मनाया तब उसको हटा दें, किसकी तरह, अभी बताएंगे आगे किसकी तरह। इसको हटाने का प्रोसेस कैसा होता है, सेम एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना किसकी, तो कौन है नेक्स्ट अपने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनसे भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन सभी के बारे में बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं जाननी है, बस बेसिक चीज़ें उतनी जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नहीं तो ये खुद में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और एक एक घंटा ले सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको हम क्या बोलते हैं, भारत के महान्यायवादी, हिंदी में, ठीक है। आर्टिकल किसके अंदर आते हैं ये, तो ये कवर करते हैं हमारे आर्टिकल 76 को, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब जैसे कि आपने जाना कि कैग क्या होता है, वो बताना ज़रूरी था ताकि आपके अंदर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कैग को लेकर के। तो वैसे ही ये जान लो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है। जब कभी भी ऐसा होता है कि हमारी गवर्नमेंट पर कोई बहुत बड़ा केस हो गया हो, मीन्स किसी को गवर्नमेंट से कोई कंप्लेन है और उसने क्या कर दिया, कोई अच्छा खासा केस कर दिया किसके ऊपर, तो केस कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट को क्या कर दिया, कोर्ट में घसीट लिया, ठीक है, केस की वजह से। तो सरकार की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में जो भी एडवोकेट लड़ने आते हैं, ठीक है, सरकार के साथ में, मीन सरकार की साइड से, वही कौन होते हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, सिंपली। और ये कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के अपोज में नहीं जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट के साइड से केस लड़ने आ रहे हैं, अब आपने किसी पर केस किया, तो आपका जो वकील होगा, एडवोकेट होगा, वो आपके अपोजिट थोड़ी जाएगा ना केस में, आपके विरोध में तो बोलेगा नहीं। तो सेम होता है, जैसे आप केस करते हैं तो आपका वकील होता है, तो अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया, मीन्स ये हमारा भारत देश है और हमारे देश की पूरी सरकार जो कर रही है रूल, इस पर आपने केस कर दिया है, सरकार पर किसी चीज़ से आप नाखुश हैं, तो जो सरकार की साइड से केस लड़ने के लिए कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, वही कौन होते हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। आई होप इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो फर्स्ट पॉइंट, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट करते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है।
तो इनको प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। सेकंड चीज़ होते हैं कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। आप सोचो, जो आपके लिए वकील होगा, आपका एडवोकेट होगा, मेरा एडवोकेट होगा, किसी का भी एडवोकेट होगा, लेकिन जो पूरे कंट्री के लेवल पर एक एडवोकेट है, उनसे बड़ा लॉ ऑफिसर कोई हो ही नहीं सकता। तो सिंपली ये कौन होते हैं, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये कंट्री के, ठीक है। सिंपल सिंपल से पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड। देखो क्वालिफिकेशंस इनकी क्या क्या होती हैं, तो कौन अपॉइंट हो सकता है, तो कोई भी पर्सन जो क्या होगा, सिटीज़न ऑफ इंडिया होगा। सेकंड चीज़ कि ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम एनी सुप्रीम कोर्ट। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। देखो सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, पागल या दिवालिया ना हो, और ये सब तो आते ही है पॉइंट, सबको पता है। जो डिफरेंट है वो क्या है, वो ये है कि किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में एज अ जज हो, ये एज अ जज हो, ये कितने साल तक, 5 साल तक। ये किसके लिए क्वालिफिकेशन है कि अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, और मुझे किसी को अटॉर्नी जनरल बनाना है, तो मैं क्या देखूंगी, ऐसे नहीं कि कोई भी को लाके बना दिया, कोई भी पर्सन जो एज अ जज काम कर सका हो किसी हाई कोर्ट में 5 इयर्स के लिए, और जज नहीं तो हाई कोर्ट में काम कर सका हो एज अ एडवोकेट कितने ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 ईयर्स के लिए। अगर मान लो ये और में है सारी, ठीक है, ये नहीं तो ये होना चाहिए, और अगर ये भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, एन इमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। इमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए मतलब अगर इन दोनों में भी क्वालिफिकेशंस नहीं है उसकी, तो क्या हो सकता है, ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट पे कोई भी इमिनेंट ज्यूरिस्ट आ सकता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं, उसके भी केस स्टडी किए जाएंगे, हाँ उसने क्या क्या किया है, कैसे कैसे काम किए, कैसे कैसे केसेस को सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जब हम बात कर रहे थे कैग की, कि कैग को रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है उनकी पोस्ट से, उसके लिए प्रोसीजर फॉलो होता है, कैसा रिमूवल का, जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का होता है, ठीक है। इतना बड़ा पर्सन है, उसको आप ऐसे ही रिमूव नहीं कर दोगे। इनके साथ क्या होता है कि इनका टेन्योर कोई भी फिक्स नहीं होता है, टर्म जो होता है ऑफिस का, टर्म ऑफ ऑफिस इनका फिक्स नहीं होता है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। ये कैसे आते हैं, तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से आते हैं, मींस राष्ट्रपति के आने से, मींस प्रेसिडेंट के कहने पर ये अपॉइंट होते हैं, और इनके रिमूवल का कोई प्रोसीजर भी नहीं दिया हुआ है हमारे संविधान के अंदर, मींस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिमूवल का कोई प्रोसीजर नहीं है। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से अपॉइंट होते हैं, मींस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। अच्छा, पहले जब मैंने एक बार प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की हिंदी पढ़ी थी, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना, बहुत ज़्यादा हिंदी में हो जाती हैं, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आया था, तो हिंदी में एक जगह पढ़ा था राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब मैं सोच रही हूँ प्रसाद पर्यंत क्या है, तब थोड़ा दिमाग लगाया, तब पता चला कि हाँ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कभी कभी हो जाती हैं। वैसे तो मैं भी हिंदी मीडियम हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, टर्म ऑफ ऑफिस इनका फिक्स नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, मींस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जब भी चाहेंगे इनको हटा सकते हैं। वहीं पर क्या था, हमारे कैग को हटाने का प्रॉपर एक प्रोसीजर था, किसकी तरह, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, और इनका क्या है, इनका प्रोसीजर नहीं है, और न ही इनके प्रोसीजर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बोला गया है। ये सिर्फ तब तक है जब तक कि प्रेसिडेंट चाहेंगे, ठीक है, उसके बाद इनको इनकी पोजीशन से हटा दिया जा सकता है। तो ये था किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी कोर्ट में, ठीक है, इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट में जा कर के एज अ ऑडियंस सुन सकते हैं किसी भी चीज़ों को, ठीक है। मीन्स अगर किसी भी कोर्ट में इनको जाना है, तो इनसे कोई इनको कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए होती है, इंडिया की किसी भी कोर्ट में
इंडिया के एनी कोर्ट में ये एज अ ऑडियंस बैठ सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है। उसके अलावा इनको क्या है कि जो हमारी लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, कौन कौन से आर्टिकल में आती है बताइएगा कमेंट्स में। तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों ही हाउसेस में, किसी भी हाउस में जा कर के ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनको वहाँ पर राइट टू स्पीक है, मीन्स लोकसभा की कोई बहस हो रही है, राज्यसभा में है, तो ये वहाँ पर भी जाकर बैठ सकते हैं। और इनको वहाँ पर बोलने का भी राइट है, राइट टू स्पीक है, और राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग है। लेकिन इनको राइट टू वोट नहीं होता है, ठीक है। मीन्स किसी बिल को या पास करने पर अगर उनकी वोटिंग हो रही होगी तो इनको राइट टू वोट नहीं होता है, राइट टू स्पीक होता है। ये चीज़ें प्लीज़ जैसे मैं बोल रही हूँ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये है किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट कौन है हमारे, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए। अब है हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बहुत सारा कुछ आपको नहीं जानना है। कुछ चीज़ें हैं कि इनके आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, और साथ ही साथ क्या पता होना चाहिए, तो इनका क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती हैं और रिमूवल क्या होता है। तो ये हम समझ लेंगे थोड़ा सा, बाकी सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा कुछ आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। तो फर्स्ट पॉइंट, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट आता है, तो इसका आर्टिकल होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 124, 124। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, तो 124 है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही क्या हो गया, जुडिशरी हो गया, सबसे बड़ी चीज़। जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलेंगे। जैसे ये हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये हमारा हाई कोर्ट हो गया, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, फिर हमारे ट्रिब्यूनल्स हो गए। इन सभी को मिला करके क्या हम बोलते हैं, ये सभी किसका पार्ट होते हैं, तो ये सभी पार्ट होते हैं किसके, जुडिशरी का। मीन्स हमारी जो न्यायपालिका होती है, मतलब इन सभी का काम क्या है, तो न्याय दिलाने का है, ठीक है, जस्टिस के लिए बने हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या जानना है कि सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते क्या हैं, तो पहली चीज़ कि ये अपेक्स लेवल कोर्ट होती है। अपेक्स लेवल कोर्ट होती है, मीन्स सबसे बड़ी कोर्ट होती है, ठीक है। और कोर्ट ऑफ फाइनल अपील होती है, मीन्स आपने किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी केस के लिए अपील किया, वहाँ आपकी अपील को नहीं सुना गया तो आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो आप कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये फाइनल अपील होती है, इससे ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते हैं। एक केस होता है, वो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आती है, माफ़ करने की शक्तियाँ, लेकिन वो आपसे पूछी नहीं जाएंगी एग्ज़ाम में, तो उसको भी बताना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो कोर्ट ऑफ फाइनल अपील बोलते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करेंगे, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपॉइंट कौन करता है, तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मीन्स जो जज होते हैं उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जो जजेस होते हैं हमारे, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती है, तो जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती है एज अ जज बनने के लिए, तो इनकी क्वालिफ़िकेशन होती है हमारी, पहली तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर क्या है कि एज अ जज इन्होंने काम किया हो, एज अ जज इन्होंने काम किया हो कहाँ पर, इन एनी हाई कोर्ट, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में इन्होंने एज अ जज काम किया हो 5 साल के लिए। अब आप कहोगे ये चीज़ें तो अभी भी पढ़ी थी, किसके लिए, अटॉर्नी जनरल के लिए, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि ये एज अ जज किसी भी हाई कोर्ट में हो 5 ईयर्स के लिए, या फिर क्या होंगे, एज अ एडवोकेट होंगे किसी भी हाई कोर्ट में, कितने ईयर के लिए, रिकॉल करिए तुरंत, वो होते हैं हमारे 10 ईयर के लिए, ठीक है, 10 साल के लिए। और नहीं तो क्या होंगे, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे, मीन्स जो राष्ट्रपति के कहने पर आते हैं।
लेकिन कोई भी पर्सन नहीं आ जाएंगे। तो ये जो है 3 पॉइंट ये आपको ध्यान रखने, अटॉर्नी जनरल के भी लिए और सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफ़िकेशन के लिए भी और हाई कोर्ट की क्वालिफ़िकेशन के लिए भी। इसमें वो पर्सन आते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो प्रेसिडेंट की नज़र में हो कि हाँ, जिसको लॉ का बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नॉलेज होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, अरे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। नेक्स्ट है हमारे कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर की जब हम बात करते हैं तो वैसे तो बहुत ही कुछ है प्राइम मिनिस्टर में ही पढ़ने के लिए, लेकिन आपको सीधे से प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना समझना है कि ये होते कौन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं हमारे कौन? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है? और वहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाता है क्या कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है? तो स्टेट से मतलब ये आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इससे नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब पूरे इंडिया की बात हो रही, पूरी कंट्री की बात हो रही है। तो हेड ऑफ द स्टेट आता है क्वेश्चन अगर, तो ये होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है? पूरे देश की बात हो रही, इंडिया की। और अगर बात होती है हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पीएम। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये एज अ कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, मींस मैसेज को क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है? प्रेसिडेंट के नीचे कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की ही क्या होती है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, मंत्रिमंडल होता है, ठीक है? ये एक सीक्वेंस होता है। तो पीएम के नीचे जो भी काम करते हैं, इन्हें पीएम ही काम बांटते हैं, ठीक है? कि किसको कौन सा, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके अंडर होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके अंदर होगी। तो प्रेसिडेंट को अगर कोई भी मैसेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक पहुंचाना होता है, तो वो किसके थ्रू पहुंचाते हैं? पीएम के थ्रू। पीएम को बताएंगे, पीएम उस चीज़ को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू क्या करेगी? एग्जीक्यूट करवाएंगे। और पावर पूरी किसकी होती है? तो पावर होती है पूरी प्रेसिडेंट की, नहीं, पीएम की, ठीक है? पीएम वो हैं जो पूरी पावर रखते हैं अपने हाथ में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई मैसेज प्रेसिडेंट तक और प्रेसिडेंट का कोई मैसेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाने का काम पीएम करते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक कम्युनिकेशन का मीडियम होते, चैनल नहीं कहेंगे, कम्युनिकेशन मीडियम नहीं कहेंगे, अरे बस समझ लो, ये पूछेगा नहीं आपसे कि हाँ, ये मैसेज जो होते हैं, मतलब इनके बीच की जितनी भी बात होती है वो पीएम से होकर ही जाती है। ये इनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए समझाया कि प्रेसिडेंट से कोई बात यहाँ तक जानी है या यहाँ से कोई बात यहाँ तक जानी है, तो वो पीएम से होकर ही जाएगी, मीन्स पीएम को हर एक बात पता होगी ही होगी, और पीएम की ही एडवाइस पर सब काम करेंगे, इवन ये भी, और ये तो करेंगे ही, ठीक है? तो ये था। सेकंड चीज़ क्या है कि सभी को क्या होता है, अपने भी किसी भी ओथ को लेना है, उनको कोई पोजीशन दी गई है होल्ड करने को, उनको ओथ को लेना है। तो ओथ वो क्या लेते हैं? एक लेते हैं, कौन सी? ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं। लेकिन पीएम एक ऐसे पर्सन है जो दो तरह की ओथ लेते हैं। एक तो होते हैं ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं, और दूसरी जो होती है हमारी, वो लेते हैं क्या? ओथ ऑफ सीक्रेसी, मीन्स देश की जितनी भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस जो भी हैं उन सभी को सीक्रेट रखने की, मीन्स किसी से भी नो शेयरिंग। वैसे शेयरिंग अच्छी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ में देश की जितनी भी जानकारी है सीक्रेट, उसकी नो शेयरिंग, किसी को शेयर नहीं करना है। तो ये दो तरह की ओथ्स होती हैं, किसकी? प्रेसिडेंट, पीएम की, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बाकी सबकी कितनी होती हैं? एक होती हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की कितनी होती हैं? तो दो होती हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं अपॉइंट करते हैं किसको? पीएम को। तो पीएम अपॉइंट किससे होगा? पीएम
shall be appointed by प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये कहाँ पर लिखा गया है? तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में और कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ये लाइन जो है कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये कहाँ पर है? तो ये है आर्टिकल नंबर 75 के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें ये लिखा हुआ है और इसी के थ्रू क्या करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आपके क्या है? तो नेक्स्ट है आपके शेड्यूल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे शेड्यूल कौन कौन से हैं, तो एक बार जल्दी से इन पर नज़र डाल लेंगे, बहुत ज़्यादा इनको डिटेल में नहीं जानना है। जब भी बात होगी किसकी, शेड्यूल की, तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, ओरिजिनली, तो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल थे? तो 8 शेड्यूल थे, और फिर 4 शेड्यूल और ऐड हुए किसके थ्रू? अमेंडमेंट के थ्रू, और अभी टोटल कितने हैं? तो 12 हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे शेड्यूल्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनली, तो ओरिजिनली हमारे संविधान में 8 थे एंड 4 जो है अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड हुए हैं, और अभी टोटल कितने हैं? 12 हैं। 12 कौन कौन से हैं, बस आपको इतना पता होना है, क्योंकि आपसे मैचिंग फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा, उसमें क्या आता है? तो लिस्ट ऑफ स्टेट एंड, अगर लिस्ट की बात की जा रही है तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स, बाकी इनको कभी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया, थोड़ी थोड़ी सी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ मैचिंग में आ गया। तो ये तो आपको पता हो कि ओथ एंड अफर्मेशन कहाँ पर मैच करनी है, सैलरी कहाँ पर मैच करनी है, तो बस उस बेसिस से जान लो, क्योंकि टाइम भी आपके पास कम है, तो बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ को टाइम दोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है वो सिर्फ स्टैटिक पोर्शन आता है। तो लिस्ट अगर पूछ रहा है कि लिस्ट ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया किस में आएंगी, तो शेड्यूल नंबर 1 में आती हैं। जब शेड्यूल 2 की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाती हैं? सैलरीज, सीधी सी बात, इमोलमेंट्स हो गए, अलाउंसेस हो गए, प्रिविलेज हो गए, तो सीधे से आप लिखो कि क्या सैलरी की बात की गई है, ठीक है। कन्फ्यूज़न होता है सेकंड और थर्ड में लोगों को, कि ओथ एंड अफर्मेशन पहले आता है कि सैलरी पहले आती है। तो पहले आपको क्या, पैसा आएगा, बाद में शपथ आएगी, ठीक है। तो अलाउंसेस हो गए, प्रिविलेज हो गए, ये सभी किस में आते हैं? सैलरी। थर्ड होता है हमारा क्या, इसमें ओथ एंड अफर्मेशन आती है। ओथ एंड अफर्मेशन मीन शपथ दिलाना। अब किसको किसको इसमें शपथ दिलाई जाती है, ये आपसे एफकैट में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये सीडीएस में पूछा जाता है, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन आती है किसमें? शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। जब हम बात करेंगे शेड्यूल 4 की, तो इसमें क्या आते हैं? एलोकेशन ऑफ सीट्स आता है, ठीक है, सीटों का बंटवारा आता है किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। एलोकेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर क्या, सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, ये आता है शेड्यूल नंबर 4 में। इनको ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्स है मैचिंग के लिए, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? शेड्यूल नंबर 5, फिर है हमारा 6, 7 और 8। तो 5 नंबर में क्या आता है हमारा? तो 5 और 6 को थोड़ा ध्यान से देख लेना। देखो, जितनी भी हमारी शेड्यूल्ड एससी एसटी और जितनी भी ट्राइब्स होती हैं, इनको गवर्नमेंट क्या क्या छूट देगी, डिस्काउंट्स देगी, क्या क्या रिजर्वेशन देगी, उसकी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है? तो शेड्यूल नंबर 5 के अंदर। मीन्स प्रोविज़न होता है किसका? तो इसको लिख लो चाहे, प्रोविज़न होता है एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन provision as to the administration and and control of scheduled areas and scheduled tribes, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। लेकिन
जब हम बात करेंगे किसकी, शेड्यूल 6 की, ठीक है, तो 5 का तो ये हो गया। 6 में जब हम बात करेंगे तो सेम चीज़ होती है कि प्रोविज़न आएगा किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्राइबल एरियाज़ का, लेकिन सिर्फ 4 जगह को इंक्लूड करके। और वो कौन 4 जगह हैं, तो वो है ATMM। कौन कौन सी हैं हमारी, तो एक है हमारी असम, त्रिपुरा, मेघालय, और क्या है, मिजोरम है। ठीक है, अगर बात हो रही है किसकी, शेड्यूल्ड एरिया ट्राइब्स के पूरे प्रोविजंस के लिए, तो वहाँ पर आता है हमारा 5, लेकिन सिर्फ 4 को ऐड करता है। ऐसा आपको एग्जाम में आएगा तो मेंशन करेगा प्रॉपरली कि किसकी बात हो रही है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो आपको शेड्यूल नंबर 6 पर टिक करना है। जब हम बात करते हैं 7 की, तो 7 इंक्लूड करता है किसको, तो 7 इम्पॉर्टेंट है और इंक्लूड करता है हमारी यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट को। यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन के अंदर क्या आएंगे, तो वो सभी टॉपिक्स जो सेंट्रल लेवल पर होते, जैसे कि डिफेंस हो गया, ये सभी हमारे सेंट्रल के हो गए। वहीं पर स्टेट के कुछ टॉपिक्स होते हैं, वहीं पे कॉन्करेंट वो होते हैं जिन पर दोनों ही काम कर सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आएंगी किसमें, 7 में। 8 की बात करेंगे तो 8 के अंदर होती है हमारी क्या, लैंग्वेजेस होती हैं। तो लैंग्वेजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि शेड्यूल 8 में आती है हमारी लैंग्वेजेस। अगर बात करेंगे ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये शेड्यूल ऐड हुए थे तो कितनी लैंग्वेज थी, तो 14 लैंग्वेजेस थी। और ये 14 लैंग्वेजेस से अब कितनी हो गई हैं, तो ये 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। ठीक है, तो 14 के बाद कितनी और ऐड हुई हैं हमारी, 8 और ऐड हुई हैं। और ये 8 कैसे ऐड हुई होंगी, तो सभी को पता है अमेंडमेंट से ऐड हुई होंगी। अब ये सारी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट से आई हैं, तो ये पूछा तो नहीं जाएगा आपसे, लेकिन अब यहाँ पर मैं सारा आपको बताऊँगी तो सिर्फ वो पढ़ाना पढ़ाना हो जाएगा, लाइन्स पढ़ देना। तो मैं आपको क्या करूँगी, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। वेकअप अकेडमी से आपका टेलीग्राम का चैनल है, वेकअप अकेडमी, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं। तो जिसको पढ़नी होगी वो वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाना मतलब उतना बस रट के बोलते हुए चले जाना। तो ठीक है, 8 में हमारी लैंग्वेजेस हैं। आफ्टर इट 9 नंबर का शेड्यूल आएगा हमारा, 10 नंबर का शेड्यूल आएगा, 11 आएगा, और लास्ट वन कौन सा आएगा हमारा, 12 आएगा। तो 11 की जब 9 की बात करेंगे तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि 9 में क्या आता है। तो 9 के अंदर हमारा है क्या, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ऑब्वियसली इतना समझने से आप जान जाओगे जब एग्ज़ाम में आएगा कि हाँ पूछा क्या जा रहा है आपसे। 10th की बात करेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ आएगा, ठीक है। मीन्स जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, उनको किसी भी अगर ग्राउंड पर हटाना है उनके पोजीशन से, तो उसके लिए भी कुछ लॉज होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी 2-3 पहले ही आपने न्यूज़ में सुने होंगे, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसके अंदर आते हैं। 11 में क्या आते हैं, तो 11 में आता है हमारा क्या, पंचायत राज, ठीक है। पंचायती राज मीन्स पंचायती व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और 11 के बाद लास्ट जो हमारा शेड्यूल है 12 नंबर का, इसमें आती हैं क्या, म्यूनसिपैलिटीज़। म्यूनसिपैलिटीज़, अब देखो, पहली चीज़ तो आपसे सीधे मैचिंग में ये शेड्यूल ही पूछ सकता है, जो कि पूछ दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ कि मैंने बोला था कि 8 शेड्यूल आपके ओरिजिनली थे, उसके बाद 4 ऐड हुए किससे, अमेंडमेंट से।
तो 9 नंबर का शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट से आया? तो फर्स्ट अमेंडमेंट से आया। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा? 1951 का। इससे हमारा क्या आया? शेड्यूल नंबर 9 आया, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। शेड्यूल 10 हमारा किससे आया? तो 52nd नंबर का अमेंडमेंट हुआ था हमारा, 52nd अमेंडमेंट हुआ। और ये कब हुआ? तो 1985 में हुआ। और इससे कौन सा शेड्यूल आया हमारा? तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया। 11th नंबर का शेड्यूल हमारा पंचायत राज, पंचायती राज बोलो, पंचायत राज बोलो। ये किससे आया? तो ये 73rd इम्पॉर्टेंट है। 73rd हमारा अमेंडमेंट हुआ था। और कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, इससे आया। और म्यूनसिपैलिटीज़ हमारा लास्ट शेड्यूल जो है ये आया 74th अमेंडमेंट से। ये कब हुआ? सेम 1992 में हुआ। ठीक है, तो इतना था आपके शेड्यूल के बारे में। दूसरी चीज़ कि जो आपके यहाँ पर लैंग्वेजेस थी, ठीक है, ये रही आपकी लैंग्वेजेस, इनको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। बचा क्या है अब आपके इसमें? एक आपका यूपीएससी बचा है। यूपीएससी के लिए कुछ नहीं पढ़ना, यूपीएससी का बस आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। इसका एक पेज है, उसको मैं शेयर कर दूँगी आपको टेलीग्राम पे, सिर्फ एक पेज है। ठीक है, टेलीग्राम पे। पंचायत राज, देखो पंचायत राज में क्या पढ़ना है? तो जब हम बात करेंगे पंचायत राज की, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये कि पंचायती राज क्या है। जैसे कि पूरे कंट्री के लेवल पर, पूरे देश के लिए होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। और जो इनके अंदर स्टेट्स होती हैं, ये इन स्टेट्स में कौन होती है? तो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार। इन्हीं अभी किसी भी एक स्टेट गवर्नमेंट को आप पकड़ लो, जैसे ये मान लो आपका है यूपी। ठीक है, आपने यूपी को ले लिया, तो यूपी के लेवल पर काम करने के लिए यूपी की गवर्नमेंट है। इसके अंदर कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, अब यूपी गवर्नमेंट ने, मीन्स स्टेट की गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर वर्क करने के लिए, ताकि वर्क अच्छे से हो सके, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके कामों का, और पावर्स का अच्छे से डिवीज़न हो सके, इन सभी के लिए लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट बना दी। ठीक है, स्टेट पर तो काम करने के लिए स्टेट की गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, जो पूरे यूपी का काम करेगी। अब यूपी के अंदर कानपुर भी है, लखनऊ भी है, बहुत सारी जगह हैं। तो उन जगहों पर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बना दी गई, जिसमें कि एक हो जाती है हमारी रूरल एरियाज़ के लिए, और एक हो जाती है हमारी अर्बन एरियाज़ के लिए। जो रूरल की हो गई उसको हम कहते हैं पंचायत, और जो अर्बन की हो गई उसे हम क्या कहते हैं? म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, इतना समझ में आया? जब बात करेंगे इनकी, तो किस शेड्यूल में आते हैं ये मैंने आपको भी बता दिया है। उसके बाद अगर इसमें देख रहे हैं कि हाँ इनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल की बात करेंगे तो रूरल के अंदर आता है हमारा कौन सा? 73rd अमेंडमेंट था, 1992 था। किस पार्ट में आते हैं? भाग। ठीक है, तो 9th पार्ट में आते हैं। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं? तो ये आर्टिकल को कवर करते हैं आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक। ठीक है, और वहीं हम बात करेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ की, तो सेम म्यूनसिपैलिटीज़ हमारे कौन से पार्ट में आते हैं? तो 9th ए पार्ट में आते हैं, क्योंकि 9th में क्या है? तो 9th में हमारा पंचायत है। ठीक है, ये 9th ए पार्ट में आते हैं। और इनका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 था, ये आपको पता है। अब कुछ चीज़ें पंचायती राज में आपको पता होनी चाहिए कि पंचायती राज सिस्टम कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो 3 जगह ऐसी हैं, हमारा नागालैंड है, मेघालय है,
और मिजोरम है। ये जो है जगह, यहाँ पर हमारा पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अगर बात की जाएगी कि सबसे पहले मीन्स सबसे पहले सिस्टम को किसने अडॉप्ट किया था, मीन्स सबसे पहले अडॉप्ट किस जगह ने किया था, तो राजस्थान ने सबसे पहले सिस्टम को अडॉप्ट किया था। कौन सा? पंचायती राज सिस्टम को। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले आया था ये। मीन्स हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंडेशंस दी थी कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, एक पंचायत राज सिस्टम भी बनाना चाहिए। तो उसको बेसिस मान कर राजस्थान था जिसने सबसे पहले, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम आया था। और इसको फॉलो किसने किया था उसके बाद? तो आंध्र प्रदेश ने किया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने किया था। बस ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपकी कमिटीज़ आई हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी है और अशोक है और गाडगिल है, ये सभी हैं, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ईयर है तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। तो इतना था आज का आपका क्लास का। अगर किसी को जो भी चीज़ें मैंने इसमें बताई वो थोड़ी बहुत डिटेल में पढ़नी हो, तो आपका इंडियन पॉलिटी से आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसमें ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो हमारी किसकी होगी? वो हमारी होगी मैथ्स की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। इन चीज़ों का रिवीजन ज़रूर करना और इन पॉलिटी के इतनी चीज़ों के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है।